जी जनाब। सो yesterday वी स्टार्टेड व्हाट? yesterday बेटा एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर हम लेट आए, जरा दोबारा बता दें। मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, प्लीज़ जो बच्चे कल नहीं आए थे वो ज़रा ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं। हाँ जी, साउंड वेव नज़र नहीं आती, लेकिन मैं साउंड वेव फॉर्म्स को देख सकता हूँ ऑन CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आई कैन सी द साउंड वेव फॉर्म्स ऑन, अच्छा ये हो गया है खैर, ओके। ये देखो बेटा, ऑब्जर्विंग साउंड वेव्स। अगर मैं साउंड वेव को देखना चाहता हूं, वैसे तो नजर नहीं आएंगी, तो मैं क्या लगाऊंगा? माइक लगाऊंगा, माइक के साथ CRO कनेक्ट कर दूंगा। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। माइक क्या करेगा? ये माइक करेगा साउंड एनर्जी को, इट विल कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक विल कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक मिनट प्लीज, ये जल्दी रहा टच इसका। हाँ जी, तो माइक क्या करेगा? साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहां पे क्या बन जाएगी? एक पल्स बन जाएगी, वेव पल्स बन जाएगी। बेसिकली ये ग्राफ होता है, वोल्टेज अगेंस्ट टाइम, ये ग्राफ होता है। CRO पे ग्राफ बन जाएगा वोल्टेज अगेंस्ट टाइम। आप कहेंगे साउंड वेव में वोल्टेज कहां से आ गई? तो बेटा माइक क्या कर रहा है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज हम पढ़ेंगे, होती है एक टर्म, होती है वोल्टेज। ओके, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैंने साउंड वेव को ऑब्जर्व करना है तो मैं क्या लगाऊंगा? CRO लूंगा, CRO के साथ एक माइक लगा दूंगा। जब साउंड माइक पे पहुंचेगी तो वहां पे ट्रेस बनेगा। आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक किस्म का CRO जो होता है पेशेंट्स के साथ लगाया जाता है, जो उसकी हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है। जब तक उसका हार्ट बीट कर रहा होता है वो पल्सेस बन रही होती है, हर बीट पे एक पल्स बनती है, ठीक है ना, पता है ना आपको। और जब हार्ट बीट बंद हो जाती है तो स्ट्रेट लाइन आने लग जाती है। उसी टाइप की चीज है, वो भी एक स्पेसिफिक CRO होता है। अच्छा बेटा, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक्चुअली कैसा होता है? एक्चुअली ये ऐसा होता है, ये देखो रियल पिक्चर, इसकी रियल पिक्चर है CRO की। इसकी स्क्रीन के ऊपर डब्बे बने होते हैं, ग्रिड बनी होती है। ये सिमुलेटेड डायग्राम है, हमें इस पे इंटरेस्ट है स्क्रीन में। ये स्क्रीन बेसिकली क्या है? वोल्टेज टाइम ग्राफ होता है, वोल्टेज टाइम ग्राफ होता है। आप कहेंगे सर पल्स बनाने का फायदा क्या? साउंड वेव को देखने का फायदा क्या? साउंड वेव को देखने का ये फायदा है कि अगर यहाँ पे साउंड वेव की वेव फॉर्म बन गई है, एक ये वेव बन गई है, और सपोज एक और वेव बनाता हूं मैं, एक सॉरी ग्रीन नहीं, एक ये वेव बन गई है। अब यहां पे दो वेव्स बन गई हैं, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। रेड वाली वेव का एम्पलीट्यूड कम है ना, रेड वाली वेव लेस लाउडर है, क्वाइटर है। ब्लू वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, ब्लू वाली वेव लाउडर है। एक लेस लाउडर है, क्वाइटर है, और एक लाउडर है। तो हम वेव को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो ये टाइम एक्सिस है ना, ये टाइम एक्सिस है, ये बेसिकली वोल्टेज टाइम ग्राफ है। आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आप देखें ये जो ब्लू वाली वेव है ये तो कम टाइम में खत्म हो रही है, ये तो कम टाइम में खत्म हो रही है। और जो रेड वाली वेव है, ये रेड वाली वेव क्या कर रही है? ज्यादा टाइम में खत्म हो रही है। रेड वाली का टाइम पीरियड ज्यादा है, ब्लू वाले का टाइम पीरियड कम है। तो वी कैन कंपेयर द टाइम पीरियड्स। जो ज्यादा टाइम में खत्म होगी इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, जो कम टाइम में खत्म होगी इसका टाइम पीरियड कम है। वी कैन कंपेयर द टाइम पीरियड्स। और टाइम पीरियड्स कंपेयर होंगे तो फ्रीक्वेंसीज कंपेयर हो जाएंगी। अब यू नो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। किसका टाइम पीरियड कम है? ब्लू वाली वेव का, जो कंप्रेस्ड है, जो कम डब्बों में पूरी हो रही है। तो बेटा इसको यूज करते हुए हम दो साउंड्स को कंपेयर कर सकते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी लाउडर है, किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, किसका टाइम पीरियड कम है। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, माइक लगाते हैं। माइक से क्या होता है? वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहां पे साउंड वेव फॉर्म बन जाती है। वेव फॉर्म बनाने का फायदा क्या है? वी कैन कंपेयर द साउंड्स, एक बात। नंबर 2, वी कैन फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। वी कैन फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। कैसे करेंगे भला फाइंड? ये देखो ये डिस्प्ले है, बेसिकली यहां पे क्या है? वोल्टेज, यहां पे क्या है? टाइम। अब वोल्टेज को तो छोड़ दे, टाइम की बात करते हैं। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप एक्सिस लेबल करते हैं ना, उसके बाद आप स्केल लेते हैं। टाइम एक्सिस के स्केल को बोलते हैं टाइम बेस सेटिंग्स। टाइम बेस सेटिंग्स, टाइम बेस सेटिंग्स। इसकी नॉब होती है, मशीन है ना ये, इसकी नॉब होती है। टाइम बेस सेटिंग कहां पर है? सपोज ऐसे दिया हुआ है 50 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, या 50 मिली सेकेंड पर डिवीजन। एक ही बात है इसका मतलब, ये दोनों एक ही मतलब है। क्या मतलब? टाइम एक्सिस के अलोंग एक डब्बा, ये एक डब्बे को एक डिवीजन भी कहते हैं, एक सेंटीमीटर भी कहते हैं।
ये कितने टाइम चेंज के इक्वल है? 50 के इक्वल है। मतलब अगर ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे एक वेव बनी हुई है, बेटा जिन्होंने नहीं आए थे उनको बता रहा हूं मैं, जो इनको आता है गुड, जिनको नहीं आता सुन लें। अब ये वेव बनी हुई है, एग्जामिनर कहता है इसका टाइम पीरियड बताएं। अब टाइम पीरियड के लिए मैं कौन सा एक्सिस देखूंगा? वाई एक्सिस देखूंगा कि एक्स एक्सिस देखूंगा? टाइम कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। तो मैं एक्स एक्सिस पे देखूंगा और देखूंगा ये जो वेव बन रही है ये कितने डब्बों में कंप्लीट हो रही है। कितने डब्बों में? ये एक डब्बा, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, कितने डब्बों में पूरा आ रहा है? 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4 बॉक्सेस। एक बॉक्स किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। तो 4 बॉक्सेस किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 50, 200 मिली सेकेंड्स। इसका टाइम पीरियड आ गया 200 मिली सेकेंड्स। इसका टाइम पीरियड आ गया 200 मिली सेकेंड। तो सीआरओ सबने क्या निकाल लिया? टाइम पीरियड निकाल लिया। मिली सेकेंड को सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे? 1000 पे डिवाइड कर देंगे। ये मैं कन्वर्जन वाला चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, आपको आ जाएगा, डोंट यू वरी। अच्छा बेटा, तो टाइम पीरियड आपके पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 200 ms मतलब मिली सेकेंड। इसको सेकेंड में चेंज किया तो 1000 पे डिवाइड कर दिया, यह आ गया 0.2 सेकेंड्स। अब फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? 1/t, 1/0.2। क्या आंसर आ गया? 5 हर्ट्ज मेरा बेटा। तो हमें फ्रीक्वेंसी भी आ गई वेव की। तो अगर आपके पास सीआरओ और माइक मौजूद है तो यू कैन इजीली फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। कोई क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे? क्या आपस में लगे हुए? राफी कह रहे हैं इफ मोर टाइम इज टेक टू कंप्लीट वेव, तो मोर टाइम पीरियड। बिल्कुल ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा मेरा बेटा। अभी आपने आंसर सही दिया, शाबाश मेरा बेटा। अच्छा आगे क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड? वाई डिवाइडेड बाई 2? मैंने कब कहा इसको 2 पे डिवाइड करो यार? क्या चीज़? अच्छा, हाउ इज सीआरओ सुपीरियर टू द ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? बेटा ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपके पास? टाइम स्टॉप वॉच है। अगर आपने टाइम फाइंड आउट करना है तो इतनी तेज ऑसिलेशन का टाइम स्टॉप वॉच पे तो नहीं आ सकता ना। अगर आपको वेव नजर भी आ जाए, साउंड वेव इतनी फास्ट जा रही होगी, उसके कंप्रेशन रिफ्रैक्शन कितने आ रहे होंगे? 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन। कैन यू काउंट? वैसे तो नजर नहीं आती। अगर नजर भी आ जाए, गिटार स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है आप स्टॉप वॉच से काउंट नहीं कर सकते। गिटार स्ट्रिंग है ना, प्लग करो क्या करता है? वाइब्रेट करता है ना, साउंड पैदा होती है ना। मैं पता क्या करूंगा, मैं देखना चाहता हूं गिटार स्ट्रिंग कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, उसको प्लग करूंगा, उसके आगे माइक रख दूंगा, माइक के आगे सीआरओ लगा दूंगा, सीआरओ पे जो ट्रेस बनेगा उससे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लूंगा। डायरेक्ट स्टॉप वॉच से कर सकते हैं? जो धागा इतनी तेजी से हिल रहा है उसका तो क्लाउड नजर आ रहा होता है, वो तो एक नजर भी नहीं आ रहा होता, इतनी तेजी से घूम रहा होता है। गेट इट? तो इसलिए ये बेहतर चॉइस है। ये बहुत फास्ट है ना, बहुत कम टाइम देती है। इसी तरीके से आप इससे देखो, मैं इस तरह बताता हूं, आप इससे ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद माइक और सीआरओ लगाया हुआ है, ये ओरिजिनल साउंड है और ये रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड एको आ रही है, तो आप एको का टाइम भी ले सकते हो, आप सीआरओ पे एको टाइम भी ले सकते हो। कितना मुश्किल था स्टॉप वॉच से लेना यार। हमने एक एको का टाइम नहीं लिया था, हमने 20 एको का टाइम लिया था जो स्पीड निकालनी थी। तो हम सीआरओ पे क्या करते हैं, माइक लगा दिए, क्लैप किया, इसके पास एक डायरेक्ट साउंड आएगी उसकी पल्स बनेगी और एक एको आएगी उसकी पल्स बनेगी। अब इन दोनों पल्सेस में कितने डब्बों का गैप है? 2 डब्बों का गैप है। तो हम क्या देखेंगे, टाइम बेस्ड सेटिंग्स क्या है? व्हाट इज टाइम बेस्ड सेटिंग्स? टाइम बेस्ड सेटिंग्स आपकी है जी 20 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो एक डब्बा 20 माइक्रो सेकेंड के इक्वल है, तो 2 डब्बे किसके इक्वल होगा? 40 माइक्रो सेकेंड। तो ओरिजिनल साउंड ए और रिफ्लेक्टेड साउंड बी में कितना टाइम आ गया? 20 माइक्रो सेकेंड्स। गेट इट? तो हम इस तरीके से पल्सेस के दरमियान भी निकाल सकते हैं गैप। हम ओरिजिनल साउंड में और एको का टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, बहुत छोटा टाइम इंटरवल जो आप मेजर ही नहीं कर सकते। हम तो 0.1 सेकेंड से छोटा टाइम मेजर ही नहीं कर सकते ना, हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारा रिएक्शन टाइम इतना होता है। तो सीआरओ अच्छी चॉइस है। अच्छा बेटा, अब फिर मैंने आपको ये बताया, कल वाले लेक्चर है सारी चीजें। अब ये 2 ट्रेसेस बन रहे हैं, टाइम बेस्ड सेटिंग इतनी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल दें। कल हमने पढ़ा था ये सीआरओ है, इसकी टाइम बेस्ड सेटिंग 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन है, एक डब्बा 10 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं ए वेव का टाइम निकाल रहा हूं। ए वेव कितने डब्बों में फिट हो रही है? ये क्रस्ट, ये ट्रफ और ये क्रस्ट कितने डब्बों में फिट हो रहा है? 2 डब्बों में फिट हो रहा है। एक डब्बा किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो 2 डब्बे किसके इक्वल होगा? इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 × 10, 20 मिली सेकेंड्स। इसको सेकेंड में चेंज करें, 1000 पे डिवाइड करें, 0.02 सेकेंड्स। इस वेव का टाइम निकालना है, इस वेव का टाइम निकालना है।
ये कितने डब्बों में फिट हो रही है? ये ट्रफ और ये क्रस्ट, इधर कर लो, चेयर नजर नहीं आ रहा था। ये ट्रफ और ये क्रस्ट बेटा ये एक डब्बे में फिट इन हो रही है, एक बॉक्स में फिट इन हो रही है। एक बॉक्स कितने टाइम के इक्वल है? एक बॉक्स कितने टाइम के इक्वल है? ये एक बॉक्स कितने टाइम के इक्वल है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मिली सेकेंड, तो उसका टाइम पीरियड आ जाएगा 10 मिली सेकेंड। सेकेंड में चेंज करें तो 0.01 सेकेंड। देखो इसका टाइम पीरियड कम है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 0.02, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी है क्या आ जाएगी? 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर 0.01 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो देखो कंप्रेस्ड वेव है ना, कम टाइम में कंप्लीट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये हमने कल पढ़ा था बेटा, ये कल वाला काम था। आज वाला काम क्या करा रहा हूं, अब देखिए आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये ए लेवल्स के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, आप देखिए ट्राई करें। ये ए लेवल्स के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। इस पे ये वेव बनी हुई है यूं करके बेटा, ये वेव यूं बनी हुई है, स्क्वायर वेव बोलते हैं इसको, स्क्वायर वेव। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसका क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है, ये स्क्वायर वेव है। A CRO displays a square wave as shown. The time based setting is 0.02, ये time based setting है। What is the frequency of square wave? आपको स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये ए लेवल्स के पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जनाब, करें सॉल्व। हाँ जी बेटा, ये एक स्क्वायर वेव है और मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओवर टाइम पीरियड। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड निकालना है। देखता हूं कितने डब्बों में वेव कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले आप देखेंगे एक क्रस्ट और एक ट्रफ कितने डब्बों में फिट इन हो रहा है। कितने डब्बों में फिट इन हो रहा है? ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। कितने? 3, 1 2 3 4 5 6 डब्बों में फिट इन हो रहा है। एक डब्बा कितने टाइम के इक्वल है? 0.02 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 6 डब्बों में फिट हो रही है वेव। एक डब्बा किसके इक्वल है? 0.2, तो यह आ जाएगा 1.2 मिली सेकेंड्स या 1.2 ओवर 1000 सेकेंड्स। ये आ गया टाइम पीरियड। सही है, टाइम पीरियड निकाल लिया बेटा। 6 डब्बों में वेव कंप्लीट हो रही है ना, तो मैंने क्या किया, इसको 6 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.2 से, तो ये 1.2 1000 से क्यों डिवाइड किया? मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करने के लिए। अच्छा ये टाइम पीरियड आ गया ना, अब फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? इसका रेसिप्रोकल, इसको इन्वर्ट कर दे, इसको उल्टा कर दे। अब यहां पे 1000 ऊपर हो जाएगा और 1.2 नीचे हो जाएगा, तो मेरा बेटा आंसर आ जाएगा 830 हर्ट्ज। जिन बच्चों ने सही किया है जबरदस्त, क्लैपिंग। कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी कर लिया था, यार तुम तो मुझसे भी बहुत तेज हो। जबरदस्त, इंप्रेसिव। आपको समझ में आया? हाँ मेरा बेटा, जल्दी से देख लें आप लोग। आपको सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर एक ट्रेस गिवन था और मुझे इस ट्रेस की क्या निकालनी थी? साउंड वेव है, इसको बोलते हैं नोट, अ नोट ऑफ साउंड वेव, अ नोट। इट मे बी इलेक्ट्रिकल पल्स, इट मे बी साउंड नोट। नोट म्यूजिकल नोट होते हैं ना, गिटार को प्लग करें तो उसका म्यूजिकल नोट होता है, पियानो का अलग नोट होता है। जो म्यूजिकल साउंड होती है उसको नोट्स बोलते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूं फिजिक्स के नोट्स आ रहे हैं। सो ये पल्स है, स्क्वायर वेव है, मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मुझे देखना है एक वेव कितने डब्बों में फिट हो रही है। कितने डब्बों में? एक क्रस्ट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 डब्बों में आ रहा है। एक डब्बा कितने के इक्वल है? व्हाट इज द स्केल? व्हाट इज द स्केल? व्हाट इज टाइम बेस्ड सेटिंग? टाइम बेस्ड सेटिंग क्या होता है? स्केल ऑफ टाइम एक्सेस। कितना स्केल है? 0.02, मतलब ये 0 है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, 1.0 है, 1.2 है। पैसे भी लिख सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई करें, ऐसे लिख लें।
तो भी हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी ए लेवल्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या कहता है? द डायग्राम शोज एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन, डोंट राइट द क्वेश्चन बट जस्ट गिव द आंसर। द डायग्राम शोज एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन displaying two signals. Signal X has a frequency 50 Hz. What is the frequency and time period of signal Y? Signal X has a frequency of 50 Hz. Frequency of X is equal to 50 Hz. What is frequency of Y? And what is time period of Y? दो वेव बन रही हैं, मीन पोजीशन बनाओ। जी मेरा बेटा, कर सकते हैं, अच्छा लगेगा सही करेंगे तो। चलिए पहले ये बताएं, एक्स लाउडर है कि वाई लाउडर है? एक्स लाउडर है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है जो कम डब्बों में फिट इन होती है, कम डब्बों में पूरी आ जाती है, कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। तो जरा गौर फरमाएं, ये मीन पोजीशन है, किसका टाइम पीरियड कम है? एक्स का टाइम पीरियड कम है कि ये टाइम एक्सेस है? किसका टाइम पीरियड कम है? सोच के बताओ। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। वन वेव, इधर देखो, ये क्रस्ट और ये ट्रफ इतने टाइम में खत्म हो रहा है ना। दूसरी वेव का क्या है? सेम टाइम में खत्म हो रहा है यार। ये देखो, ये एक्स है, इसका क्रस्ट और ट्रफ इतने टाइम में खत्म हो रहा है, वाई का भी क्रस्ट और ट्रफ उतने टाइम में खत्म हो रहा है। टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। बेटा दोनों सेम टाइम में खत्म हो रही है ना यार, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो फिर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी। जब दोनों सेम टाइम में खत्म हो रही हैं, दोनों सेम नंबर ऑफ डब्बों में खत्म हो रही हैं, सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस में खत्म हो रही हैं, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा? दोनों की सेम होगी, 50 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड क्या होगा? 1/50, 0.02 सेकेंड्स। और अगर इसको मिली सेकेंड में लिखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, 20 मिली सेकेंड। वैसे ये भी सही है, सेकेंड में दे दो आप आंसर, मिली सेकेंड में दे दो। गेट इट? समझ में आया? अगर सेम टाइम में खत्म हो रही हैं दो पल्सेस तो उनका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम है। हेडिंग लिखिए, आज का काम, ये तो कल का काम था, आज का काम क्या है? लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लास्ट टॉपिक ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। वैसे हमें चाहिए कि ये जो लेक्चर होता है ना, मैं सोच रहा हूं अभी देख के कि आप मुझे ये लेक्चर भी अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन ड्रॉ तो कर नहीं सकते। चले मैं प्लान करता हूं, मैं इसकी PDF बना के ना इसको अपलोड कर दिया करूंगा लेक्चर को, तो फिर आप आराम से बाद में कॉपी कर सकते हैं। इसको होना चाहिए। ठीक है जी, डन हो गया। अब तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो ये जो लेक्चर हम पढ़ेंगे इसकी फिर मैं PDF आपको कर दिया करूंगा अपलोड। वीडियो लेक्चर तो नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी PDF ऊपर रहेगी ताकि आप उसके नोट्स कॉपी कर लें। ठीक है, चलो मैंने खुश होकर थैंक यू कह देते हैं। कितने बुरे हो तुम लोग। बातें करते रहते हो एक दूसरे से यार, बिल्कुल बाज नहीं आते। अबीर बेटा तुम आंसर तो सही देते हो, लेकिन आपस में बहुत बोलते रहते हो यार। अच्छा मेरा बेटा, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। पिच क्या होती है? ये जो बेटियां होती हैं ना, इनकी पिच ज्यादा होती है, और जो बेटे होते हैं ना, इनकी पिच कम होती है। ये जो कानों को चुभने वाली आवाज होती है ना, जो बारीक साउंड होती है, उसकी पिच ज्यादा होती है। जो ओके, पिच क्या होती है? व्हाट इज पिच? इट इज शार्पनेस ऑफ साउंड। पिच इज व्हाट? ये क्या है? ओके, पिच क्या होती है? इट इज शार्पनेस और श्रिलनेस ऑफ साउंड। शार्पनेस और श्रिलनेस ऑफ साउंड। जितनी बारीक साउंड होगी ना, जितनी शार्प साउंड होगी, उतनी पिच ज्यादा होगी।
जैसे कभी लोहे की चेयर को ग्राउंड पे घसीटें तो बड़ी कानों को चुभने वाली बारीक से आवाज आती है ना, चुभने वाली हाई पिच साउंड। जो भारी होती है, जिसकी बेस ज्यादा होती है, वो लो पिच साउंड होती है। तो पिच क्या होता है? पिच इज शार्पनेस और श्रिलनेस ऑफ साउंड। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स, ये नहीं लिखा हुआ, आप लिखें, ऑन फ्रीक्वेंसी। कैसे डिपेंड करती है? हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। अच्छा, ये आगे लिखा हुआ पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फिर ये ना लिखेगा बाद में, पहले लिखना चाहिए था मुझे। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच हायर द फ्रीक्वेंसी। पिच, शार्पनेस और श्रिलनेस ऑफ साउंड होती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हमारे बोलते वक्त हमारी पिच सेम नहीं रहती। जब हम चीख के बोल रहे होते हैं तो हाई पिच साउंड होती है। जब हम सो के उठे होते हैं करके बोल रहे होते हैं लंबा लंबा, तो हमारी पिच कम होती है, मुठी आवाज, भारी आवाज होती है ना। बेस बढ़ा देते हैं डेक की आप, तो पिच कम कर देते हैं आप। वो जो ट्रेबल बढ़ाते हो, ट्रेबल ट्रेबल होता है ना, बटन एक होता है, तो वो उससे पिच ज्यादा हो जाती है। अच्छा बेटा, आप मुझे सोच के बताओ, ये ए ट्रेस है और ये बी ट्रेस है, इनमें से पिच कंपेयर करो। लाउडनेस बताओ, तो लाउडनेस दोनों की सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है ना, इसकी बात नहीं कर रहा। पिच किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा कि बी की ज्यादा है? पिच, ए की पिच ज्यादा है कि बी की पिच ज्यादा है? तब क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बी की कि ए की? बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कैसे पता चला इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बेटा, ये ज्यादा टाइम में खत्म हो रही है ना, और ये कम टाइम में खत्म हो रही है, तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंट हुई ना, ये कम टाइम में खत्म हो रही है ना, टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये कंप्रेस्ड वेव है, कम टाइम में खत्म हो रही है, मोर फ्रीक्वेंट है, एक सेकंड में ज्यादा वेव्स बनेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पिच ज्यादा है। जो भी कंप्रेस्ड वेव होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा ये बी वाली जो साउंड है जो कंप्रेस्ड होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लिखिए लाउडनेस। Loudness is the description how high or low the sound seems to a person. Louder sound मतलब ऊंची साउंड लाउडर है, नीची साउंड लेस लाउडर है। लाउडर साउंड ऊंचा बोल रहा हूं, क्वाइटर साउंड नीचा बोल रहा हूं। सो यू नो loudness is a description how high or low the sound seems to a person. हमें पता है कौन सी साउंड लाउडर होती है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है सीआरओ पे। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, कंप्रेशन रेफ्रैक्शंस में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, लाउडनेस उस पर डिपेंड करती है। जो लाउडर वेव होती है उसके पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड पे कर रहे होते हैं। तो क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ वेव। Amplitude of oscillating particles of the wave. Larger the amplitude, louder the sound. Larger the amplitude, larger the sound. अब पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे कि कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे, ये चीज किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फिजिकली एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। वाइब्रेटिंग बॉडी मीन सोर्स। वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ? सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। बेटा, जितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगा उतनी साउंड लाउडर होगी ना। जब आपका डेक का स्पीकर आप साउंड ऊंची कर देते हैं तो ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करता है, ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। जब आवाज कम कर देते हैं, कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करता है, क्वाइटर साउंड प्रोड्यूस करता है। वूफर लगा देते हैं, बड़ा स्पीकर लगा देते हैं, एरिया बढ़ जाता है, उसका वाइब्रेट करने का एरिया बढ़ जाता है, तो लाउडर साउंड आती है ना। अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे लगाएं, तो जब वो बेल आएगी तो गूं गूं की आवाज आएगी। उसी को डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, और फिर डाइनिंग टेबल लकड़ी वाला,
अब बेल आएगी तो पूरे घर में गूंजेगी, क्योंकि वो टेबल भी हिलेगा ना, एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ गया। मोबाइल फोन के साथ साथ क्या चीज, टेबल की स्किन भी वाइब्रेट करेगी, टेबल सरफेस भी वाइब्रेट करेगी, एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाउडर हो जाएगी साउंड। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस बेसिकली वो डिपेंड करती है जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं ना लॉन्गिट्यूडनल वेव में, उसके एम्पलीट्यूड पे। और उनका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के एम्पलीट्यूड पे और सोर्स के एरिया पे। जितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतनी लाउडर साउंड होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी लाउडर साउंड होगी। स्पीकर कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है तो लेस लाउडर, ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है तो मोर लाउडर, ऊंची आवाज आएगी, अंडरस्टैंडेबल है। वूफर बड़ा स्पीकर लगा दिया, लाउडर साउंड आएगी। अच्छा अब ये देखो, ये इन दोनों वेव्स को कंपेयर करते हैं। ये एक सॉलिड वेव है, एक डॉटेड वेव है, ये बनानी है आपने। सॉलिड वेव, ये जो सॉलिड वेव है ये ए है, ये डॉटेड वेव है ये बी है। अब इनमें किसका कौन सी लाउडर है, विच इज लाउडर, ए इज लाउडर क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सीआरओ की स्क्रीन पे जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो लाउडर होगी। सीआरओ की स्क्रीन पे आपको लाउडनेस कैसे नजर आएगी, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये लाउडर है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, लेस लाउडर है। तो लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड से चेक हो जाएगी। पिच किसकी ज्यादा है, जी बेटा पिच किसकी ज्यादा है, ए की बी की, बी की पिच ज्यादा है, ये लाउडर साउंड है। और बी क्या है, हाई पिच साउंड, हायर पिच साउंड, बी इज हायर पिच साउंड, बी इज हायर पिच साउंड। बी की पिच क्या है, हायर है, बी की पिच हायर है और ए की लाउडनेस ज्यादा है। ड्रॉ करेंगे प्लीज। हम पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, दो पढ़ ली है, पिच एंड लाउडनेस। पिच इज शार्पनेस ऑफ साउंड, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, वेव के पार्टिकल जो ऑसिलेट करें उनके एम्पलीट्यूड पे। और उनका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, सोर्स के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और सोर्स के एरिया पे डिपेंड करता है। लाउडर साउंड सीआरओ पे कैसे नजर आएगी, ऊंचा ट्रेस, तो इसलिए सीआरओ पढ़ रहे थे ताकि हम कंपेयर कर सकें। लास्ट लिख लो आप, ए इज लाउडर एज इट हैज मोर एम्पलीट्यूड, बी इज क्वाइटर एट इट हैज लेस एम्पलीट्यूड। रीजन पूछता होता है, खाली नहीं पूछता लाउडर कौन से, क्यों लाउडर है जी, आपने बताना है इट हैज मोर एम्पलीट्यूड। अच्छा फिर किसकी पिच ज्यादा है, बी की पिच ज्यादा है, बिकॉज इट हैज स्मॉलर टाइम पीरियड, सो इट हैज हायर फ्रीक्वेंसी। जी मेरा बेटा प्लीज हरी अप। लास्ट आपकी वेव्स का लास्ट टॉपिक का लास्ट हेडिंग, क्वालिटी। क्वालिटी पुत्र, ये क्वालिटी वो नहीं है कि आतिफ असलम की क्वालिटी अच्छी है और सर सुमेर की क्वालिटी बुरी है, नहीं वो नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये इस बंदे की साउंड है, ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। जैसे कि सपोज मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी और किसका नाम मुझे याद हो गया, अबीर के बोलने की फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लेना, ठीक है। अब आप मेरी आवाज़ भी जानते हैं, अबीर की भी जानते होंगे, जिसके फ्रेंड्स हैं, मैं तो ऐसे नहीं जानता उसकी आवाज़, लेकिन चले आप जानते होंगे। अगर हम एक कमरे में, आपको नजर ना आ रहे हो, मैं बोल रहा हूं और अबीर बोल रहा हूं, तो आप फौरन बोल देंगे कि ये अबीर की साउंड है, ये सुमेर की साउंड है, आप पहचान लेंगे। चले और इजी एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एक डब्बे में, मेरे डब्बे में एक डब्बा है, बॉक्स, आपको नहीं पता उसमें क्या है, एक पियानो है और एक गिटार है। मैं पियानो में 200 हर्ट्ज की को प्ले करता हूं, पियानो का 200 फ्रीक्वेंसी का नोट प्रोड्यूस करता हूं, गिटार का 200 का नोट प्रोड्यूस करता हूं। सुनो, आप फौरन पहचान लेंगे, सर दिस इज गिटार साउंड एंड दिस इज पियानो साउंड। फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस भी सेम होगी सपोज, फिर भी आप पहचान लेंगे। तो क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप पहचान लेते हैं कि डिफरेंट सोर्स की साउंड है, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, ये कॉपी करेंगे। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश between the two same frequency and same louder sound. It is a characteristic by which we can distinguish quality को timbre भी बोलते हैं, quality और
बेटा अजान हो रही है, प्लीज कॉपी करो, बाद में समझाता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह। जी मेरा बेटा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी टिम्बर क्या होता है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम दो सेम फ्रीक्वेंसी साउंड्स सेम लाउडर साउंड में भी डिस्टिंग्विश कर लेंगे। 200 हर्ट्ज का पियानो का नोट हो, 200 हर्ट्ज का वायलिन का नोट हो, 200 गिटार का नोट हो, 200 हर्ट्ज का, आप पहचान लेंगे ये साउंड किसकी है। ओके, जब डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंस होगा ना, तो सीआरओ पे उसकी शेप डिफरेंट होगी। एक वेव इस शेप की बन रही होगी, एक इस शेप की बन रही होगी, एक इस शेप की बन रही होगी। ये जो शेप डिफरेंस होते हैं ना, तो आप फौरन बोलेंगे इन तीनों में क्या है, इन तीनों में क्वालिटी डिफरेंस है, इनके सोर्सेज डिफरेंट है। ये जो साउंड होती है ना, ये सिंपल ट्यूनिंग फॉर्क की साउंड ऐसी होती है। ठीक है, ये पता नहीं किसकी है, लिखा नहीं हुआ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स हैं। हाँ बना लो बेटा, ग्राफ की शेप जल्दी ऐसे बना लो ना, थोड़ा रफ बना लो। एक ये शेप है, ये वाली शेप बना लें, बना लें। द शेप ऑफ द वेव विल बी डिफरेंट इफ देयर इज क्वालिटी डिफरेंस। द शेप ऑफ द वेव विल बी डिफरेंट। माइक रखोगे गिटार के सामने तो शायद ये साउंड आए, पियानो के सामने मुझे नहीं पता किसकी साउंड है, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज की डिफरेंट शेप्स बनेंगी। ये जो शेप डिफरेंस होता है ये क्वालिटी की वजह से होता है। इसकी रीजन आपके सिलेबस में नहीं है, ये लिखा हुआ है एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे, द डिफरेंस इन क्वालिटी इज ड्यू टू डिफरेंस वेरिंग वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव। चले मैं बता देता हूँ एक लम्हे के लिए, इतनी डिटेल नहीं चाहिए, बस आपको याद करना है जब वेव की शेप अलग तरह की है ना, तो उनमें कौन सा डिफरेंस है, क्वालिटी डिफरेंस है। वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स हैं, वो डिफरेंट सोर्सेज की साउंड्स हैं। लिख लिया होगा मेरा बेटा। ये देखो, अगर मैं पूछूं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये तीन वेव्स हैं, इनमें कौन कौन से डिफरेंस, आप फौरन बोल देंगे इसकी शेप कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है। तो पहला क्या डिफरेंस है, पहला ये कि इनकी क्वालिटी सेम नहीं है। ये पियानो की साउंड है, ये फ्लूट की साउंड है, ये ट्रम्पेट की साउंड है, फ्लूट की साउंड है, ये ट्रम्पेट की साउंड है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट शेप्स हैं, तो इन तीनों में क्या है, क्वालिटी डिफरेंस। अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्या इनका पिच सेम है कि नहीं है। पिच इनकी सेम है, देखो जितने टाइम में ये खत्म हो रही है उतने टाइम में ये ऑसिलेशन खत्म हो रही है। देखो सेम टाइम है, सेम टाइम है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। मिडल सी नोट है, मिडल सी नोट है ना, सेम नोट है ना, तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबका टाइम पीरियड सेम है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप बोलेंगे पिच सेम है इनकी। इन तीनों वेव्स का टाइम पीरियड सेम है, इन तीनों की पिच सेम है। सही है बेटा, इनकी पिच सेम है। हाँ, शेप सेम नहीं है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, क्वालिटी डिफरेंस है। अच्छा, व्हाट अबाउट लाउडनेस, तो इसका एवरेज एम्पलीट्यूड और इसका एवरेज एम्पलीट्यूड सेम है, ये दोनों की लाउडनेस सेम है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये लाउडर है। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड कम है, ये क्वाइटर है। लेकिन इन दोनों का एम्पलीट्यूड, एवरेज एम्पलीट्यूड, पीक से चेक करो, टॉप पीक को चेक करो, बॉटम छोड़ दो। वैसे तो दोनों को देखना चाहिए, तो हम फिर देखेंगे किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है।
इसको कंपेयर ना करें, इसका ऊपर नीचे सेम नहीं है, छोड़ दो उसको। इन दोनों में कौन लाउडर है? ये लाउडर है, ये लेस लाउडर है। तो बेटा लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड और पिच। तो जितनी पिच फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी पिच ज़्यादा होती है। क्लियर? साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करें, साइकिल को, एक विजिटिंग कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड ले लें, उसका पैडल घुमाएं और पीछे का व्हील घूमेगा, उसकी तारों के साथ कार्ड टच करें, कार्ड टच करें तो आपको आवाज़ आएगी, ट्रर, मोटी आवाज़ होगी। अब उसके पैडल को तेज़ घुमाएं, व्हील तेज घूमेगा, उसकी स्पोक्स, उसकी तारें इसको लगेंगी, आवाज पतली होती जाएगी, पतली आवाज होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड साउंड वेव्स। वेव्स अल्लाह हाफिज हो गया, ठीक है। सो हमने पूरा वेव्स पढ़ लिया, बहुत डिटेल में पढ़ा। हमने क्या डिस्कस किया आपको पता है वेव्स में? पहले सिंपल वेव्स डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की, फिर अलग से साउंड वेव्स पढ़ा, और उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने इसकी असाइनमेंट आपको पहले अपलोड कर दी थी, आप देखिएगा इसकी असाइनमेंट पड़ी होगी। चलिए मैं कल वो असाइनमेंट भी करा दूंगा, और कल क्विक रिवीजन, कल तो क्लास नहीं है, फ्राइडे है, ओके, चले मंडे को क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है मेरा बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव्स, और जल्दी से जूम खोल लेते हैं और इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।